कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय मदेशिया सर में आपका स्वागत है। मैं हेमंत ग्रहरी। मैं आज फिर आप लोग को जो है संविधान में भाग 1 पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक, देखिए भाइयों, भाग एक में लिखा हुआ संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब भाग 1 का संबंध अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। ठीक है, पहले आप लोग एक बार देख लीजिए तो फिर आगे पढ़ाएं हम। ठीक, प्रारंभ करें। ठीक है, देखिए अनुच्छेद एक में लिखा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब अनुच्छेद 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम का उल्लेख नहीं है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख अनुसूची में है, अनुसूची 1 में उसका उल्लेख है। ठीक, अनुच्छेद 1 से 4 में कहीं पर भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम का उल्लेख है ही नहीं। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का मतलब होता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है कहाँ तक होगा, कितना होगा। ठीक है, उसको बताने के लिए जो है कितना होगा क्षेत्रफल, वो अनुच्छेद 1 में है। ठीक, इसमें लिखा गया अनुच्छेद 1 में कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। संघ मतलब होता है, यहाँ संघ का मतलब होगा यूनियन। क्या होगा? यूनियन। संघ का मतलब होगा यूनियन। ठीक है, इंडिया यानी भारत, मतलब दोनों शब्द का यूज है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, संघ मतलब समझते हैं ना, राज्य जो है संघ जो है, जो राज्य का निर्माण हुआ है संघ के द्वारा हुआ है। पहले संघ का निर्माण हुआ तब उसके बाद राज्य का निर्माण हुआ, लेकिन राज्य कभी टूटेंगे नहीं संघ में जो है बहुत मजबूत होता है संघ। ठीक, और इसमें उल्लेख किया गया कि अनुसूची 1 में उल्लेख किया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। ठीक है, इशारा करती है अनुच्छेद 1 की। अनुसूची 1 में देखिए आप उसका नाम, कौन कौन राज्य, कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, और इसमें जो है अनुच्छेद 1 में 3 कैटेगरी रखा गया है। कितना कैटेगरी रखा गया है? 3 कैटेगरी रखा गया है। कौन कौन से? एक राज्य रखा गया है, राज्य, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य है, वर्तमान में 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश रखा गया है, केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहला राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा होता है आपका, जैसे कोई चीज़ पे कब्जा भारत सरकार दूसरे देश पर किसी क्षेत्र पर कब्जा किया हो और उसका जो है शासन, कितने मतलब कि कब्जा वाले राज्य क्षेत्र हैं उसको रखा गया है। विदेश में कब्जा वाले क्षेत्र, विदेश में कब्जा वाले क्षेत्र। ठीक है, भारत में कितने हैं विदेश में कब्जा वाले क्षेत्र? 0। जैसे मान लीजिए भारत सरकार चाहे तो तिब्बत को कब्जा करके और कहे कि आज से हमारा शासन होगा तिब्बत पर। ठीक है, तो वहाँ तिब्बत फिर 1 लिखा जाएगा, 0 की जगह। 0 की जगह क्या लिखा जाएगा? 1। ठीक है, ये हो गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब देखिए अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब कि इसका मतलब समझते हैं आप लोग? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना मतलब होगा इसका अर्थ होगा कि संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति मतलब यहाँ होता है सूचना देना, मतलब कि बता देना राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से भारत के किसी भी विदेशी क्षेत्र को मिला सकती है भारत सरकार। ठीक है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। जैसे अनुच्छेद 2 में जैसे आप लोग को बताएं, जैसे सिक्किम का भारत में मिलन पूर्ण रूप से, देखिए सिक्किम का 2 अनुच्छेद से हुआ, 35वां से हुआ 1974 और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। ठीक है, सिक्किम को 1975 में पूर्ण रूप से मिला लिया गया। ठीक, भारत में, इसीलिए लिखा गया कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, उदाहरण है सिक्किम 1975 में 35वां संविधान के संशोधन के तहत जो है सह राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 1 वर्ष तक उसको सिक्किम को दिखाया गया कि देखिए आप लोग मिल सकते हैं। सिक्किम देखा कि ठीक है भारत अच्छा देश है, भारत के साथ हम मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 साल बाद 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है 16 मई 1975 को एक नया राज्य बना लिया गया। पहले सिक्किम जो है देश था 1975 के पहले। ठीक है, अनुच्छेद 2 समझ में आ गया? ठीक है, अनुच्छेद 2 देखिए, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3
ये सब जो है साधारण विधेयक से होता है, ठीक है, साधारण बहुमत से पारित होगा ये सब चीज़ें, ठीक। अनुच्छेद 3 की बात करता हूँ। अनुच्छेद 3 में लिखा गया है नए राज्यों का नाम वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल सीमा और नाम में परिवर्तन, ठीक है। न जो है इसका मतलब होता है संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यहाँ भी पूर्व अनुमति का मतलब सूचना देने से बता देना है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के अंदर राज्यों के नाम वर्तमान राज्य और पुराने राज्यों का क्षेत्रफल सीमा और नाम में परिवर्तन भी कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे नए राज्य को बनाना मतलब कि होता है, जैसे उदाहरण के रूप में नए राज्य, जैसे कि आप देख लीजिए नए राज्यों में, जैसे 1 नवंबर 2000 में गठन हुआ था, जो 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बना था राज्य, एमपी से कटा और छत्तीसगढ़ बना, ठीक है। नए राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर सन 2000 में, ठीक है। 9 नवंबर सन 2000 में यूपी से कटा और उत्तराखंड बना, यूपी से कटा और उत्तराखंड बना, ठीक। फिर 15 नवंबर फिर 2000 में बिहार से कटा और झारखंड बना। फिर 2 जून और 2014 को आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का क्षेत्र कुछ तोड़ के एक तेलंगाना राज्य की स्थापना किया गया 2 जून 2014 को, किसका, तेलंगाना का। और 31 अक्टूबर 2014 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को तोड़कर जम्मू और कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक। और जैसे अब मान लीजिए कि जैसे कि नाम, पुराने नामों में संशोधन, जैसे कि 96वां संविधान संशोधन द्वारा भारत सरकार उड़ीसा का नाम बदल को उड़िया कर दिया गया, ठीक है। ऐसे नाम में कई सारे नाम में संशोधन पहले हुआ है, ठीक। और जैसे अगर इसमें देखिए एक और है अपवाद है अनुच्छेद 3 में, देखिए अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 का तो जो संशोधन होगा साधारण बहुमत से होगा, साधारण बहुमत इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बता दिया हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें अनुच्छेद 3 में एक अपवाद है। क्या अपवाद है? अगर भारत सरकार अगर किसी विदेशी क्षेत्र को लेगी तो साधारण बहुमत से लेगी वो, ठीक है। लेकिन अगर भारत सरकार अपने क्षेत्र को देगी कि विदेशी देश को, ठीक है, किसी दूसरे देश को देगी अपना क्षेत्र, अपना ज़मीन या अपना क्षेत्रफल, तो वह विशेष बहुमत से देगी, ठीक है, साधारण बहुमत से नहीं देगी, ठीक है। जैसे 9वां संविधान संशोधन और 100वां संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था, बेरुबाडी विवाद। कौन विवाद? बेरुबाडी। एक कुछ पश्चिमी बंगाल का कुछ क्षेत्र था, एरिया था, उसको पश्चिमी बंगाल को दे दिया। उसमें पहले क्या था, बांग्लादेश, जो आज जो बांग्लादेश देख रहे हैं उसमें पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। तो 1960 में तो पूर्वी पाकिस्तान था, क्योंकि बांग्लादेश जब बना था नया देश तो 1971 में बना था, ठीक है। तो 1960 में पश्चिमी बंगाल का कुछ क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया था, बेरुबारी क्षेत्र, ठीक है। जब दिया गया तो विशेष बहुमत से हुआ, तो यहाँ विशेष बहुमत का मतलब होता है संविधान संशोधन हुआ, फिर संविधान संशोधन तो 9वां संविधान संशोधन हुआ। अब फिर 2015 में 100वां संविधान संशोधन किया गया कि कुछ क्षेत्र जो भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया गया और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत में ले लिया गया, ठीक है। और हो गया अनुच्छेद 4। देखिए आप लोग, अनुच्छेद 4 में लिखा है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का अनुबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आती। मतलब इसका मतलब हो गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई बनाया गया कानून या विधेयक, अधिनियम जो है
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 आप लोग को भाग पढ़ाए ना, अनुच्छेद 368 किस में आता है? भाग 20 में। किस में आता है? भाग 20 में अनुच्छेद। ये 368 होता है संविधान संशोधन के क्या वो है उल्लेख है अनुच्छेद 368 में, मतलब अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होता। जब अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा तो ये स्वतंत्र विधेयक से होगा। ठीक, सिंपल बात है। और इस पर जो है करने के लिए अनुच्छेद 368 राष्ट्रपति बाध्य है, ये साइन करेगा राष्ट्रपति, सिग्नेचर तो करेगा ही, ये बाध्य है पूरी तरीके से। क्यों बाध्य है? क्योंकि पहले से ही बता दिया जाता है ना, पूर्ण अनुमति राष्ट्रपति को बता कर तब किया जाता है कोई चीज़ काम। ठीक, और इसमें एक और है कि पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन। इसका मतलब है कि भारत सरकार जो है पहली अनुसूची क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो पहली अनुसूची है उसमें उसको संशोधन करेगी। और चौथी अनुसूची में है कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का जो है, अगर कोई नया राज्य बनता है, नया केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो भाई राज्यसभा का सीट, जाहिर सी बात है राज्यसभा का सीट में बदलाव तो होगा ही। तो उसमें यही बात कहा गया अनुच्छेद 4 में कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 में यही बात कहा गया है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन अनिवार्य होगा। ठीक, ठीक है, धन्यवाद।